प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कृपया इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद आज यूरोप दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन मेज़बान देशों को छोड़कर शी जिनपिंग जब 2019 में राजकीय यात्रा के लिए इटली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने रोमन स्थलों की निजी यात्राएं की और ओपेरा गायक एंड्रिया बोसेली ने जिनपिंग के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। यह वही दौर था जब इटली ने सी के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का ऐलान किया था। हालांकि इटली अब BRI से खुद को अलग कर चुका है। चीन को लेकर यूरोप में नाराजगी। अब इस घटना के 5 साल बाद शी जिनपिंग एक बार फिर यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। लेकिन पूरे महाद्वीप में चीन के बारे में विचार नाटकीय रूप से बदल गए हैं। जिनपिंग 6 दिनों के यूरोप दौरे के पहले चरण में फ्रांस पहुंचेंगे। पिछले हफ्तों में ही यूरोपीय संघ ने चीन की पवन टरबाइन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जांच शुरू की है। उन्हें व्यापार सब्सिडी की जांच के हिस्से के रूप में चीनी सुरक्षा उपकरण निर्माता न्यूटेक के कार्यालयों पर छापा मारा है। हाल के दिनों में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने भी कथित जासूसी और चीन से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया या उन पर आरोप लगाया। मार्च में चीन और उसके नेता को बड़ा झटका तब लगा जब इटली औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड से बाहर हो गया। इटली G7 का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जिसने BRI पर हस्ताक्षर किए थे। इन घटनाक्रमों के बीच बढ़ती आर्थिक शिकायतें हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ चीन के साथ संभावित बड़े व्यापार टकराव की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बीजिंग की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और प्रभाव के बारे में बढ़ते संदेह चीन के रूस के साथ गहरे होते संबंधों ने यूरोप की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग के पास इस यात्रा के जरिए फ्रांस, सर्बिया और हंगरी में रुकने के साथ अपने आलोचकों को लुभाने का एक अवसर है। लेकिन यह बताता है कि भले ही यूरोप के कुछ हिस्सों में विचार सख्त हो रहे हो, अन्य लोग अभी भी खुले हाथों से चीन का स्वागत करते हैं। चीन कथित तौर पर व्यापार असंतुलन को लेकर यूरोप के साथ काम करने का इच्छुक है, लेकिन यह उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए बुरा समय लेकर आएगा। चीन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि यूरोप अमेरिका के करीब न आए, खासकर आगामी अमेरिकी चुनाव के नतीजे पर अनिश्चितता के बीच। आइए अब हम बात करते हैं इसराइल और हमास के बीच युद्ध को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इस बीच इसराइल ने कतर के स्वामित्व वाले मीडिया चैनल अल जजीरा के स्थानीय कार्यालयों को बंद करने का फैसला किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने कतर के स्वामित्व वाले प्रसारक अल जजीरा के स्थानीय कार्यालय को बंद करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। इसराइल हमास के युद्ध के दौरान इसराइल और चैनल के बीच संबंध में और ज़्यादा खटास पैदा हुई है। इसराइल के फैसले से चैनल के साथ उसका तनाव बढ़ने की उम्मीद है। नेतन्याहू सरकार ने फैसला ऐसे समय लिया है जब हमास के साथ संघर्ष विराम से जुड़ी बातचीत कतर में तेजी पकड़ रही है। न्यूज़ एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फैसले के तहत इसराइल में चैनल के ऑफिस को बंद करना, उसके प्रसारण उपकरण जब्त करना, चैनल की रिपोर्ट का प्रसारण रोकना और उसकी वेबसाइट को ब्लॉक करना शामिल हो सकता है। इजरायली मीडिया ने कहा है कि यह निर्णय इसराइल को चैनल को 45 दिनों के लिए संचालन से रोकता है। नेतन्याहू ने बयान में कहा कि अल जजीरा के पत्रकारों ने इसराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया और सैनिकों के खिलाफ उकसाया। हमारे देश से हमास के मुखपत्र के हटने का समय आ गया है। माना जा रहा है कि यह एक असाधारण कदम है जब इसराइल के किसी विदेशी समाचार आउटलेट को बंद किया है। हालांकि इजरायली सरकार पहले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इजरायली PM के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने पारित कानून के तहत सरकार ऐसे किसी भी विदेशी चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिसे वह देश को नुकसान पहुंचाने वाला मानती है। कतर की राजधानी दोहा में अल जजीरा हेडक्वार्टर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन अल जजीरा के कई संवाददाताओं ने प्रसारण के दौरान बताया कि इस फैसले से चैनल पर क्या असर पड़ेगा। ये हम बात करते हैं प्रवासी भारतीयों की। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय शहर के विकास के लिए पहली पहल की है। इसके तहत उन्होंने अमृतसर के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्टार्टअप के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सहयोग से अमेरिका में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों और भारतीयों के एक समूह ने वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में अपनी पहली बैठक की, जिसमें अमृतसर के विकास के लिए समिति के गठन करेंगे। इसके लिए $100 मिलियन दिए जाएंगे। अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, जो कि वापस अमृतसर लौट आए हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अमृतसर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। संधू ने सेवानिवृत्ति के बाद भारत लौटने पर अमृतसर से भाजपा ज्वाइन कर ली। यही नहीं, वे यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार भी बन गए हैं। उन्होंने शहर में प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सदस्यों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में अमेरिका के प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने प्रतिभाग किया। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी अमेरिका आए। इस सम्मेलन में सह मेजबानी फिक्की के साथ की गई।
वॉशिंगटन के मैरीलैंड में एक बार फिर इस विषय पर बैठक हुई, जिसमें अमृतसर के भारतीय अमरीकी संजीव लखनपाल की अध्यक्षता में विकसित अमृतसर पहल के गठन की घोषणा हुई। मुकेश अग्नी ने बताया कि उसका उद्देश्य अमृतसर में उद्यमियों को सलाह और उसके सामाजिक रूप से स्टार्टअप को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि अमृतसर स्टार्टअप में निवेश करने के लिए लगभग $100 मिलियन एकत्र किए गए। 250 से अधिक आवेदन हैं, जिनकी समीक्षा कर उनका चयन करेंगे ताकि अधिक स्टार्टअप अमृतसर में अधिक नौकरियां पैदा करें। उन्होंने बताया कि ये स्टार्टअप खेती और कृषि, उद्योग और वाणिज्य, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और गृह निर्माण के क्षेत्र में हो सकते हैं। मेरे समूह की ओर से अमृतसर में स्टार्टअप में $100 मिलियन तक के निवेश किए जाएंगे। वहीं विकसित अमृतसर पहल के संस्थापक संजीव लखनपाल ने कहा कि हमारे पास अमृतसर में राजदूत जी जैसा साझेदार है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने संसाधन और प्रयास अमृतसर में लगा रहे हैं। वहीं संधू ने कहा कि अमृतसर की कनेक्टिविटी और सर्वांगीण विकास का दायरा बहुत बड़ा है। तो हम चीन के बारे में बात करें। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी रोकने के लिए भारत सहित कई देशों ने फिलीपींस से हाथ मिलाया है। भारत ने मध्यम दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का पहला बैच फिलीपींस को सौंप दिया है, जिसे जमीन, समुद्र, हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस अपनी श्रेणी में सबसे घातक हथियारों में से एक है। समुद्री न्यायाधिकरण के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 2016 के पुरस्कार के उल्लंघन में बीजिंग की अविश्वसनीय और एक तरफा आक्रामकता का विरोध करने के लिए उन्हें दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जाएगा। चीन और फिलीपींस का व्यापार और वाणिज्य का एक लंबा इतिहास है। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की विस्तारवादी रणनीति के कारण आर्थिक सहयोग और आम समृद्धि की संभावनाएं खराब हो गई हैं। चीनी जबरदस्ती को रोकने के अपने प्रयास के तहत फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक गठबंधन को गहरा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका 4 सदस्य चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड बनाते हैं, जो इंडो पैसिफिक के एक तरफावाद से मुक्त करने पर केंद्रित है। दक्षिण पूर्व एशिया क्वाड का फोकस क्षेत्र है। क्वाड समूह की पहली बैठक मई 2007 में फिलीपींस में आसियान क्षेत्रीय मंच शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। इस भी विस्तारवादी रवैये ने चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर बड़े पैमाने पर असर डालना शुरू कर दिया था। 2015 में ताइवान से चीन में $11 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निर्देशित किया गया था। 2023 में FDI घटकर $3 अरब रह गया है। वैश्विक निवेश भारत के बजाय चीन से किनारा कर रहे हैं। चीन का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स CS 1300 2021 में 5807 से 38% गिरकर अप्रैल 2024 में 3567 पर आ गया है। इसी अवधि के दौरान भारत का निफ्टी 50 61% बढ़कर 13,749 से 22,147 पर आ गया है। वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव चल रहा है, क्योंकि निवेशकों ने चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से अरबों डॉलर खींच लिए हैं। 2 दशक बाद देश को दुनिया की सबसे बड़ी विकास कहानी के रूप में दांव पर लगाया है। उस नकदी का अधिकांश हिस्सा भारत की ओर जा रहा है, जो गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले द्वारा समर्थित बाजार है। 6 फरवरी 2024 को हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, हांगकांग खुद चीन का हिस्सा होने की खामियाजा भुगत रहा है। अमेरिकी कंपनियां तेज गति से एक समय संपन्न शहर से बाहर निकल रही हैं। बता दें कि अतीत में बीजिंग ने अपनी प्रगति को अस्थिर करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में क्रांति का निर्यात किया था। चीन की कुख्यात सलामी स्लाइसिंग रणनीति के कारण पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों के बीच संघर्ष चरम पर था। चीन की पड़ोसियों के इलाकों को अपना बताने की आदत है, पड़ोसी विवाद सुलझाने के लिए लंबा आधिकारिक रास्ता अपनाता है, जबकि बीजिंग कब्जे का भारत से लेकर जापान तक पड़ोस के हर देश को चीन की अवैध गतिविधियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि चीनी आक्रामकता दक्षिण चीन सागर में सबसे अधिक स्पष्ट रही है, जो न केवल सामरिक प्रकृति का है बल्कि इसमें विशाल खनिज संसाधन भी है। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 11 अरब बैरल तेल के सिद्ध और संभावित भंडार हैं। अस्तित्व की इस लड़ाई में मनीला अकेला नहीं है। वियतनाम से लेकर हिंद महासागर में इंडोनेशिया तक के आसपास के हर क्षेत्र का क्षेत्रीय उल्लंघनों के लिए चीन के साथ संघर्ष का इतिहास रहा है, जबकि वियतनाम जैसे छोटे देशों के पास चीन को उसके रास्ते पर रोकने के लिए बहुत कम साधन है। फिलीपींस ने अपने एक अपवाद बनाने का फैसला किया। यही वजह है कि संपूर्ण लोकतांत्रिक जगत इस असमान मुकाबले में मनीला के साथ एकजुट हो रहा है। भारत ने ब्रह्मोस की पेशकश करने में शीघ्रता की। $375 मिलियन के सौदे पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगले ही वर्ष दिल्ली ने चीनी उल्लंघनों के खिलाफ क्षेत्रीय गणतंत्र के लिए मनीला के रुख का समर्थन किया। दोनों देशों का स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित है। उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से UNCLOS और इस संबंध में 29 जून 2023 को जारी संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।